एक सवाल दिया था मैंने तुमको आयजा 600 का फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, साकिब कह रहे हैं हो गया, मिशेल कह रही है हो गया। ओके जी, गुड। चलें, बेहतरीन है। आज की क्लास में हम एक नया अपना आयजा शुरू कर लेते हैं जिसका नाम है आयजा 510। चलें, गुड अफीफा, वेरी गुड। यही मांगता है कि साथ साथ चलते रहो। आप अपनी ड्राफ्टिंग मुझे ग्रुप पे भेज दिया करें, सही ना, ताकि मैं चेक कर लूँ हाथ के हाथ। तो जैसे जैसे आप भेजेंगे वैसे वैसे हम उसको चेक भी करते रहेंगे। सही है, डन हो गया। अच्छा, आज हम शुरू करते हैं एक नया आयजा जिसका नाम है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। आपका सवाल सबसे पहले ये होना चाहिए कि सर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या है। नाम से ही समझ आता है कि ये ऑडिट पहली बार होने लगा है, पहला साल है। बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूं? पहली बार होने लगा है, पहला साल है। मैंने कहा भाई क्लैरिटी से बताओ, पहली बार होने लगा है, पहला साल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप ये कहें कि 2023 का ऑडिट लेट से केपीएमजी ने किया है, सही। ये 2023 का ऑडिट किसने किया? केपीएमजी ने। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 2024 का ऑडिट ईवाई कर रहा है तो क्या ईवाई के लिए ये ऑडिट इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हो गई? यानी प्रीडिसेसर ऑडिटर कोई और था। पहले बताओ, बात समझ आती है? बात समझ आती है? ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट 1 है। ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट 1 है। यानी सर मैं आपको बोलूं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या है? भाई इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब ये है कि पिछले साल कोई और ऑडिटर था, इस साल कोई और ऑडिटर है, हम आ गए, ईवाई आ गई, तो हमारे लिए हो गई ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। पहली चीज हो गई। दूसरा, हम कह रहे हैं कॉन्सेप्ट 2। मैं कह रहा हूं कि जब ये कंपनी बनी, प्लीज सुनिएगा, जब ये कंपनी बनी तो इसकी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इसकी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसने 2023 में ऑडिट नहीं करवाया। पहले बताओ क्या इसने गलत किया? क्या इसने गलत किया 2023 में ऑडिट ना करवा के? जल्दी बताओ। नहीं किया, ऐसा ही है। बट 2024 में ईवाई आ गई, तो मुझे बताओ क्या अब भी हमारे लिए ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है? क्योंकि पिछले साल तो ऑडिट ही नहीं हुआ। पिछले साल तो ऑडिट ही नहीं हुआ, मतलब ये बात तो दूर की है ना कि मैं होता ऑडिट। मैं कहता हूं कोई भी नहीं था ना, मैं ना कोई और, कोई भी नहीं था। तो आज के बाद मैं आपसे पूछूं इस आयजा में आपने कब आना है? जब आप बोलेंगे सर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, और इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या है सरसरी तौर पे बता देता हूं। पिछले साल या तो कोई और ऑडिटर था या तो पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुआ। पहले बताओ, यहां तक बात समझ आती है? यहां तक बात समझ आती है? चलें आगे। जब आप ये समझ गए, जब आप ये समझ गए तो अब आप ये समझें कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट की पंचायत मुझे है क्यों, यानी क्यों पंचायत कर रहा हूं मैं, कि क्यों इनिशियल ऑडिट? अब एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा आपको ये बात पता है, और मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से लिंक करूंगा इसको। लास्ट ईयर 2023 है, करंट ईयर 2024 है, सही है। डिस्टॉर्शन आ रही है आवाज में? आर यू श्योर अबाउट इट? बाकी बच्चों आपको आवाज सही आ रही है? ऐसा हो नहीं सकता डिस्टॉर्शन हो, इम्पॉसिबल बात है। मतलब किसी और के माइक की होगी ना, वो बंद कर देता हूं। हाँ ये बोले ना, इतना महंगा सिस्टम लगा के घूम रहा हूं मैं इस्लामाबाद में, ऐसा हो नहीं सकता कि डिस्टॉर्शन है, सही है ना। मतलब मेरे उससे नहीं आ सकती, वरना मुझे शक हो जाता है मेरे खर्चे के ऊपर। सही है, चलो ओके गुड। अब बात समझें। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट समझने के बाद मैं एग्जांपल समझा रहा हूं कि मुझे क्यों पंचायत है कि जब इनिशियल ऑडिट हो तो इस आयजा को आके पढ़ूंगा। बात क्लियर है? समझ आता है कि कहां जा रहे हैं हम? अभी हम ये सीख रहे हैं कि व्हाई वी बॉदर अबाउट इनिशियल एंगेजमेंट अबाउट दिस आयजा। हम इस आयजा में आ क्यों रहे हैं जब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, तो उसकी लॉजिक दे रहा हूं अभी, सही है। सुनिएगा, आप मुझे एक बात बताएं, एक पीपीई है, सही है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो XYZ अमाउंट पे ओपनिंग में स्टेट हुआ था। अब मैं एक एक करके तुमसे पूछता हूं, अगर पिछले साल केपीएमजी ऑडिटर था, क्या ये फिगर ऑडिटेड है?
क्या ये फिगर ऑडिटेड है? जल्दी बताओ, सोच के बताओ, एक एक अंग्रेजी का मतलब बताना है। यस सर, ये फिगर ऑडिटेड है। सही जी, आज की क्लास में ऐसा खत्म करना है हमने। ओके, ये फिगर ऑडिटेड है, पर मुझे बताओ अगर इसमें व्हाट इफ इट हैज कैपिटलाइजेशन इशू। मैं आपको वो सारे बता रहा हूं जो हमने प्रैक्टिकली देखे हैं। व्हाट इफ इट हैज कैपिटलाइजेशन इशू। कैपिटलाइजेशन इशू का मतलब ये है कि एक चीज कैपिटलाइज नहीं हुई, एक चीज कैपिटलाइज नहीं हुई। हम कह रहे हैं कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए और हो गई। मुझे एक बात बताएं, क्या इस ओपनिंग बैलेंस के अंदर जो मिस स्टेटमेंट है, क्या उसका करंट ईयर पे इंपैक्ट है? हाँ जी, डस दिस हैव इम्पैक्ट ऑन करंट ईयर? हाँ जी, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड होगा। नहीं, गलत 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 गलत। यूं कहो आप, टेक्निकली कहो। वेरी गुड। अब सवाल जब अब सही से जवाब दिया ना मिशेल ने। कहने का मतलब यह है कि अगर कैपिटलाइजेशन गलत है तो उसका रिजल्टिंग आने वाला इस साल के ऊपर डेप्रिसिएशन भी गलत होगा। इस बात को मानते हैं? इस बात को मानते हैं? तो भाई मैं बीइंग एन ऑडिटर पंचायत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा तो पहला साल है, मेरा तो पहला साल है। और अगर मेरा पहला साल है तो मुझे ये बात समझ आनी चाहिए कि कहीं ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मसला तो नहीं है, यानी ओपनिंग बैलेंसेस मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। और अगर ओपनिंग बैलेंसेस मिस स्टेटेड है तो उसका इंपैक्ट करंट ईयर में हो सकता है। तो क्या मेरी पंचायत सही है? इवन दो द फिगर्स हैव बीन ऑडिटेड, इवन दो द फिगर्स हैव बीन ऑडिटेड, ऐसा है? जल्दी बताओ। हाँ जी, इवन दो द फिगर्स हैव बीन ऑडिटेड। तो क्या मुझे मसला होना चाहिए कि पिछले साल के जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं क्या कहीं मिसट्रेडेड तो नहीं है? तो ये पंचायत मुझे कब होगी? जब किसी सवाल में लिखा हुआ देखो कि आप इस साल ऑडिटर अपॉइंट हुए हो। पहले बताओ, प्रोसीजर लिखने की तमीज सिखा रहा हूं। जब आप किसी सवाल में आप जो इन्फॉर्मेशन देख के कटा देते हैं ना, तो उस इन्फॉर्मेशन को देख के कटाना नहीं है। आज आपने याद रखना है कि ये इंडिविजुअलिटी में नहीं आएगा, स्टैंडर्ड किसी के साथ मिल के आएगा। पहले तो बात समझ आती है? किसी के साथ मिल के आएगा ये स्टैंडर्ड। तो आपको ये करना, और मैं करवा रहा हूं क्योंकि रिपोर्टिंग से पहले करवाने मुझे कुछ आइजाज आपको। अब सुनना, आपके लिए तो नया है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बीइंग एन ऑडिटर ऑफ करंट ईयर मुझे पंचायत होनी चाहिए कि कहीं ओपनिंग बैलेंसेस में स्टेटेड तो नहीं है जिसका इंपैक्ट किस साल होगा? इस साल होगा। ये बात समझ आती है? एक और चीज, ये भी नाम सुना होगा आपने, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। ऐसा ही है? ऐसा ही है। अब क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं तो हम हाई लेवल बातें करेंगे आपसे सिखाने के लिए। क्या इस बात को मानते हो कि राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कैसे निकलता है? कैश फ्लो उसकी प्रेजेंट वैल्यू। जल्दी बताओ, कैश फ्लो उसकी प्रेजेंट वैल्यू से। हाँ जी, ऐसा ही है। हमने कहा कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू से निकलता है सर। ये हमने रख दिया, फिर हमने इन दोनों को कॉपी किया और ये आ गया। हमने कहा ये भी हमारा कैश फ्लो, ये भी हमारा कैश फ्लो, ये भी हमारा कैश फ्लो और ये भी हमारा कैश फ्लो। अच्छा, मैंने कहा अगर मैंने फॉर एग्जांपल लीज का मॉडल बनाते वक्त एक्सेल में जो कैश फ्लोज रखे, यानी रेंटल्स रखे, सही है जी, वो यहाँ पे 20 रखे, 30 रखे, 40 रखे और 50 रखे, तो इनकी अपने हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू आएगी। जल्दी बताओ मेरे बच्चों, इस बात को मानते हो? इस बात को मानते हो? मैं एग्जाम्पल से एग्जाम्पल कनेक्ट करूंगा। सही है जी, यहाँ पे आ जाएगा राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, और इसके अगेंस्ट में क्या आ जाएगी? जल्दी बताओ। लीज लायबिलिटी। ऐसा ही है, अज्यूमिंग डाउन पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, लीज लायबिलिटी। पर अगर यही बैलेंस ओपनिंग में आ रहा है और मैंने इस साल इसको रीचेक किया, इस साल इसको रीचेक किया और मुझे पता लगा ये कैश फ्लोस, ये कैश फ्लोस 20 की जगह थे 200, 30 की जगह थे 300, एक एक जीरो सब में कम लगा हुआ था। तो मुझे बताओ क्या मेरा आरओयूए और लीज लायबिलिटी ओवर स्टेटेड है या अंडर स्टेटेड है? जल्दी बताओ। हाँ जी,
ओपनिंग ओपनिंग की बात कर रहा हूं, अंडर स्टेटेड है, वेरी गुड, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आती नहीं आई हुई, तो क्या इसकी वजह से इस साल का डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कम हो जाएगा इस साल अगर यही रहने दूं, इसका इम्पैक्ट करेंट ईयर पे है। तो यू नीड टू थिंक अबाउट दिस वे, इस तरीके से सोचना है आपने। तो क्या मुझे ओपनिंग बैलेंसेस की पंचायत करनी चाहिए, यस और नो में जवाब दें। करनी चाहिए, यस करनी चाहिए, क्योंकि इट इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ओपनिंग बैलेंसेस माइट बी मिसस्टेटेड दैट मे हैव अ इंपैक्ट ऑन करंट ईयर। क्लैरिटी है? तो हमने कहा हमारा ROUA एंड लीज लायबिलिटी क्या हुए हुए, अंडरस्टेटेड हुए हुए। ऐसा ही है, यहां तक बात समझ आ गई। तो सर अब मैं बातों बातों में आपको एक चीज सिखा चुका, ये देखिएगा, जल्दी से लिख के बताओ मैंने क्या किसको हाईलाइट किया है, ऑब्जेक्टिव को, ऐसा ही है। इस आयजा का ऑब्जेक्टिव है, कि मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लूं, किस चीज के रिलेटेड, जरा ये सीखना, whether opening balances contain misstatement that materially affect the current year financial statements। पहले बताओ पूरी अंग्रेजी का मतलब समझ आता है? हाँ जी, पूरी अंग्रेजी का मतलब समझ आता है, मैंने क्लैरिटी से सिखा दिया। क्लियर है? कोई मसला? आगे चलें। तो एक आपका मसला ये हो गया कि आपको पंचायत ही होती है। अच्छा, कितने आप में से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्म में जाके ऑडिट किया, उस फर्म का पहला साल हो, आप ओपनिंग बैलेंसेस को रिव्यू करने जाते हैं? ना? हाँ जी, आपका पहला साल होता है, आई बिलीव कि आपके साथ हुआ होगा, ऐसा लाजमी हुआ होगा कि आपने देखा होगा एटलीस्ट कि पहला साल आता है तो आप ओपनिंग बैलेंसेस को रिव्यू करने जाते हैं। आप इवन खत भी लिखते हैं प्रीडिसेसर ऑडिटर को कि हम आपकी फाइल रिव्यू करना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमें बताएं। ओके, अच्छा आप टैक्स डिपार्टमेंट के हैं, सही है। चलिए, आप अगर टैक्स डिपार्टमेंट के हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, हम यूजुअली खत लिख रहे होते हैं प्रीवियस ऑडिट फर्म को कि भाई हम नए ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं, पहले तो प्रोफेशनल क्लियरेंस लेते हैं। जब वो हो जाती है कि भाई आप बता दें कि आपको कोई मसले तो नहीं थे, वो क्लियरेंस होती है, तो हम बोलते हैं कि भाईजान जब आपको मसले नहीं थे तो अपना वर्किंग पेपर रिव्यू करवाओ। यस, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भी जाता है, वो उससे पहले जाता है। पहले तो यहां तक बात क्लियर है, पहला स्कोप क्लियर है, क्लैरिटी है। अब आगे चलते हैं सर, इसी के आगे अगली एग्जांपल। अच्छा, आप एक बात बताएं मुझे सारे बच्चों, ताकि हम यूं खत्म हो जाएगा ये एज लॉजिकली पढ़ाना जल्दी खत्म हो जाएगा। इधर आप लोग एक बात बताएं मुझे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी होती हैं, जस्ट आस्किंग, हाँ जी, जल्दी बताओ। अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड, ऐसा ही है। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अपने पीपीई को रीवैल्यूएशन मॉडल पर रखता हूं, तो हर साल किस पे रखूंगा? रीवैल्यूएशन मॉडल पे। ऐसा ही है, ना, पॉलिसी है ना। अच्छा, अगर मैं अपनी इन्वेंट्री को फीफो पे रखता हूं और वेटेड एवरेज पे लेके जाऊंगा, तो भाई ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया ना, अनलेस अदरवाइज मुझे कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी है। ये बात समझ आती है? कि अकाउंटिंग पॉलिसीज मुझे कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी है। ओके गुड, अब आगे सुनिएगा। जब अकाउंटिंग पॉलिसीज मुझे कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी है, तो उसकी वजह क्या होती है, रीजन क्या होता है कंसिस्टेंटली अप्लाइड का रीजन ये होता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो क्या हो, कंपेरेबल हो। लॉजिक समझ आती है कि भाई जिस पैटर्न पे पिछला साल निकला हुआ है उसी पैटर्न पे ये साल निकला हुआ है, दोनों कंपेरेबल इंफॉर्मेशन है। ऐसा है, अदरवाइज आप पॉलिसी चेंज करते फिरेंगे तो जाहिर सी बात है वो कंपेरेबल नहीं रहेगी, फर्क हो जाएगा उसके अंदर। जल्दी बताओ बच्चों, यहां तक क्लैरिटी है अकाउंटिंग पॉलिसीज की हद तक? हाँ जी, जल्दी। ओके गुड। अब दूसरा मकसद क्या है मेरा, सुनिएगा। दूसरा मकसद ये है इस आयजा को लेके कि भाईजान जब मैं इनिशियल ऑडिट करने लगा तो मुझे पहली पंचायत ये होगी, इशू पहला इशू ये होगा कि वेदर अकाउंटिंग पॉलिसी
इज करेक्ट और नॉट। भाई मेरा तो पहला साल है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा। एक हमारा क्लाइंट था, सही जी, बैंक ही था। वो कर ही रहा था कि आपकी जो लोन प्रोसेसिंग फी होती है ना, लोन प्रोसेसिंग फी, अच्छा लोन प्रोसेसिंग फी का मतलब है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऐसा ही है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो आपने आज उससे जो ट्रांजैक्शन करी, 100 रुपए का लोन दिया, आपने उससे 2% की ट्रांजैक्शन कॉस्ट चार्ज की। बात समझ आ रही? 2% की ट्रांजैक्शन कॉस्ट चार्ज की। मुझे आप एक बात बताएं, आपने उससे जो 2% की ट्रांजैक्शन कॉस्ट चार्ज की, क्या ये आपकी इमीडिएट इनकम हो गई? यस और नो में जवाब दो। हाँ जी, लोन प्रोसेसिंग फी, क्या ये आपकी इनकम हो गई? जल्दी बताओ, क्या ये आपकी इनकम हो गई? भाई लोन प्रोसेसिंग फी इनकम हो गई? जल्दी बताओ। यस, बट आपको IFRS 9 ये कहता है, आपको IFRS 9 कहता है कि आप इसको अमोर्टाइज करेंगे। याद है, IFRS 9 कहता है आप इसको अमोर्टाइज करेंगे IRR के जरिए। वो बैंक क्या कर रहा था, लोन प्रोसेसिंग फी को इमीडिएटली क्या कर रहा था भाईजान? इमीडिएटली क्या कर रहा था? इनकम बना रहा था, जो कि गलत था। मुझे बताओ, क्या उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी ओपनिंग में सही थी? तुमसे पूछता हूं, क्या उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी ओपनिंग में सही थी? नहीं थी। तो क्या आप लोगों को ये पंचायत भी होनी चाहिए कि ओपनिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज जो इस्तेमाल की गई हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं है? जल्दी बताओ, ये पंचायत होनी चाहिए? हाँ जी, होनी चाहिए ये पंचायत, डेफिनेटली होनी चाहिए सर। अच्छा, इसका भी इम्पैक्ट करंट ईयर पे था, बताऊं कैसे? क्योंकि वो फीस जो अमोटाइज होके इस साल भी इनकम बुक होनी चाहिए थी, वो पहले ही होके खप चुकी है। क्या मिस स्टेटमेंट है ये भी करंट ईयर में? क्या इसका इम्पैक्ट भी करंट ईयर में मिस स्टेटमेंट है? यस सर। तो ये मैंने आपको लॉजिकली बता दी, पहली एग्जांपल। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है, ओके। अच्छा, अब हमने कहा पहला इशू समझ आ गया। दूसरा, दूसरा इशू ये है कि क्या आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई है? इफ चेंज देन IS 8 अप्लाई हुआ? भाई देखो, पहला मसला, पहले तो मसला ये कि अकाउंटिंग पॉलिसी सही थी, पहले बताओ, इस पे चेक लगा दें, इस पे चेक लगा दें, ये हो गया। अब कहने का मतलब ये, अकाउंटिंग पॉलिसी सही तो थी, बट पिछले साल और इस साल में फर्क तो नहीं है। और अगर पिछले साल और इस साल में अगर फर्क हो गया, तो कहने का मतलब ये तो IS 8 की वजह से रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए ना। जल्दी बताओ, रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए ना। तो बोलते हैं ख्याल रखना, ऐसा नहीं हो पिछले साल कुछ और हो इस साल कुछ और हो, ऐसा है। पहला पंगा क्या था कि ओपनिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज एज पर IFRS हो, सही जी। फिर ओपनिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई हो ताकि इंफॉर्मेशन कंपेरेबल हो, और अगर नहीं हुई तो IS 8 अप्लाई हो चुका हो। ये बात समझ आती है? तो ये हमारे मसले हैं इस आयजा को लेके, यही ऑब्जेक्टिव्स है कि हमें वेरीफाई करना है। जल्दी बताओ, बात क्लियर है बच्चों? हाँ जी। और इसकी एग्जाम्पल है, इसकी एग्जाम्पल है, होता ये था, मेरा क्लाइंट था जो कि अपनी कार में जो भी एम्प्लॉयज को दी हुई है, उन कार्स के अंदर जो है ट्रैकर डिवाइसेस लगाता था। हाँ भाई, ट्रैकर डिवाइसेस। तो वो क्या करता था, पिछले साल तक ट्रैकर डिवाइसेस को एक्सपेंस आउट करता था। एक्सपेंस आउट, क्या ये इसकी पॉलिसी है? हाँ जी, जल्दी बताओ, क्या ये इसकी पॉलिसी है? यस। पर हुआ क्या, हुआ ये कि अब नाउ वो कह रहा है यार इसके इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा है, तो ये IS 16 की डेफिनेशन मीट कर रहा है, तो मेरे पास चॉइस है ना कि मैं इसको कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया में ले जाऊं। तो अब वो क्या करेगा, कैपिटलाइज। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, सडनली सडनली एक एक्सपेंस इस साल के PNL से गायब हो जाएगा? सोचें, अब बड़े हो चुके हैं, बच्चों वाली बातें नहीं करेंगे, सोचेंगे। जल्दी बताओ, सडनली एक एक्सपेंस इस साल के PNL से गायब हो जाएगा? जल्दी बताएं। हाँ जी,
तो अगर सडनली एक एक्सपेंस इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस से गायब हो जाएगा तो मुसीबत क्या है? जल्दी बताओ मुसीबत क्या है, प्लीज बताओ। हाँ जी, अगर एक एक्सपेंस गायब हो गया तो क्या मसला है? पॉलिसी तो चेंज की है। हाँ जी भाई, पॉलिसी चेंज की है ना, गुनाह तो नहीं किया, क्या मसला है? एक्सपेंस अंडर स्टेटेड है? नहीं, एक्सपेंस अंडर स्टेटेड नहीं है, इनकंसिस्टेंसी है। इनकंसिस्टेंसी, आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको पिछले साल भी वो एक्सपेंसेस रिवर्स करके आपको उसको कैपिटलाइज करना होगा और उतना डेप्रिसिएशन बुक करना होगा जितना होना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होगी। पहले बताओ, कहानी समझ आती है? जल्दी बताएं, कहानी समझ आती है मेरे बच्चों? वेरी गुड, बेहतरीन। अच्छा, अब यहां तक तो क्लैरिटी हो गई, सही जी। अब आप मुझे बताएं, बीइंग एन ऑडिटर जो इनके मकसद लिखे हैं वही हमारे मकसद होने चाहिए, क्योंकि ये तो एरर है ना, वरना मसला हो जाएगा। ऐसा ही है। चलें, अब ये दूसरा रीड करा देता हूं। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये कहता है, वेदर अकाउंटिंग पॉलिसीज इन ओपनिंग हैज बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड इन द करंट पीरियड और whether there's a change, then change has been appropriately accounted for and disclosed। पहले बताओ, दोनों बातें समझ आती हैं? अकाउंट फॉर भी हो चुका हो और IS 8 वाला डिस्क्लोजर भी आ चुका हो। अच्छा भाई, अदीला कह रही है अगर पॉलिसी कंसिस्टेंट ना हो और बार बार चेंज हो रही हो, रेट्रोस्पेक्टिव कैसे चेंज करेंगे? देखो, रेट्रोस्पेक्टिव तो ऐसे चेंज करेंगे ना, पहली बात तो ये है, पॉलिसी चेंज करना हमारा कोई खेल नहीं है कि आराम से चेंज हो जाए, सही है ना? उसके लिए आपको जस्टिफाई करना होता है कि वो मोर रिलायबल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगी। अगर इस बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं तो हम चेंज करते हैं ना, और डेटा तो अवेलेबल है मेरे पास। मैंने कितनी डिवाइसेस खरीदी, कितना एक्सपेंस आउट किया, उसकी लाइफ है, तो क्या ये डेटा मैं अवेलेबल नहीं कर सकता? दीला जल्दी बताओ, डेटा तो आ सकता है ना, उसमें क्या मसला है? आपका इशू ये होना चाहिए कि भाई क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट थी? अगर नहीं है, चेंज हो गई, कोई मसला नहीं है, रिलायबल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर रिलायबल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, मेक सेंस, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्ट करो, IS 8 का डिस्क्लोजर दे दो। क्लैरिटी है दीदा? नामुमकिन तो नहीं है ना? हाँ ना, हम लास्ट चेंज से पीछे जाएंगे ना। देखो अदील, आपका सवाल थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकेबल है ना। ऐसा नहीं होता कि मैं एक ऑब्वियसली एक चेंज करूं फिर वापस चेंज करूं, फिर अगले साल फिर दिल हो रहा है ये कर लेता हूं, ऐसा नहीं होता ना। अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड। क्लियर है दीला? ओके, आगे चलते हैं। ये तो हो गया मकसद। अब जल्दी से मुझे बताओ, क्या इस मकसद को अचीव करने के लिए, क्या आप लोग ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे? हाँ जी, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ऐसा ही है। अच्छा देखो, बिल्कुल नॉर्मलाइज बातें करते हैं आज, नॉर्मलाइज बातें। जब आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए, बड़ा आसान है, भी खत्म हो जाएगा, हमारी आधे घंटे की क्लास बाकी है ना, 15 मिनट में खत्म कर दूंगा बिल्कुल ईजिली। सुनना, सबसे पहले, क्या मैं ऑब्टेन एंड रीड प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट? हाँ भाई, अगर मैं प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखूंगा तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज होती है? मेरा आपसे सवाल है, जल्दी बताओ। हाँ जी, जल्दी बताओ, क्या डिस्क्लोज होती हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज? यस होती हैं सर। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन बिल्कुल आ रही होती है। उन अकाउंटिंग पॉलिसीज को पढ़ के और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की फिगर्स को देख के क्या आपको ये बात समझ आ जाएगी कि इन्होंने एज पर IFRS की पॉलिसी अडॉप्ट की हुई नहीं की हुई? जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह रहा हूं, हो सकता है। हाँ जी, ये आपके प्रोसीजर्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये आपने करने होंगे। अच्छा, तो क्या एग्जामिनर आपको स्पेसिफिकली बोलेगा ये प्रोसीजर लिख के दो, या वो सिनेरियो में बोलेगा कि यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, ये लिख के देगा? यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, तो इसका क्या मतलब है कि इस सिचुएशन में आपने ये ओपनिंग बैलेंसेस के प्रोसीजर लिखने हैं। पहले बताओ, बात समझ आ रही है? ऑटोमेटिकली यू हैव टू इन्फर दैट कि यहां से पूछना है उसने, यहां से लिखना है आपने। क्लियर है? तो अपने पास कहीं नोटिंग में लिख लेना, यहां पे लिख भी देता हूं मैं।
वो लिख के देगा क्वेश्चन के अंदर यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। सही है जी। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, तो आपने फिर अकॉर्डिंगली ये समझ जाना है कि ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का आइडिया लग गया। अच्छा, जब आपने रिपोर्ट देखी ऑडिटर की, क्या आपको उस रिपोर्ट से ये पता लग सकता है कि कहीं कोई प्रीवियस ईयर में मिस स्टेटमेंट तो नहीं थी? जस्ट एक सवाल कर रहा हूं, क्या आपको ये पता लग सकता है कि कोई प्रीवियस ईयर ऑडिट में या प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट तो नहीं थी? हाँ जी, जल्दी बताएं। whether there is a misstatement in last year एफएस। अच्छा, जब लास्ट ईयर एफएस में मिस स्टेटमेंट थी, क्या ऐसा हो सकता है वो अभी भी कंटिन्यू हो रही हो सकता है। जब लास्ट ईयर सही नहीं की तो इस साल भी हो सकता है ना, कि मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, हो सकता है, ऐसा ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंसिडर वेदर सेम मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट इन करंट ईयर। ऐसा है सर, अगर लास्ट ईयर एफएस में मिस स्टेटमेंट हो जो मटेरियल हो, तो उस रिपोर्ट और लास्ट ईयर पर इंपैक्ट नहीं होना। तो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, आपने बात ही नहीं समझी मेरी। मैं कह रहा हूं कि क्या लास्ट ईयर की मिस स्टेटमेंट मुझे कहां से पता लगेगी? पहले आप सब लिख के बताते हैं मुझे और साकिब को, जल्दी बताओ मैंने क्या लिखा है। हाँ जी, मैंने क्या लिखा है? मुझे मिस स्टेटमेंट नजूमी तो नहीं पता लगेगी, कहां से पता लगेगी? ऑडिट रिपोर्ट से। तो वो तो लास्ट ईयर की बेटा रिपोर्ट मॉडिफाई हो चुकी है ना, क्वालिफाइड ओपिनियन जा चुका होगा, एडवर्स जा चुका होगा, वहीं से तो देख रहा हूं। साकिब ये तो सुनो ना, समझो बात को। सही है साकिब, मतलब यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, मतलब अच्छे से सुनो उसको। सही है। अच्छा भाई, लास्ट ईयर की रिपोर्ट मॉडिफाई हो गई, वहीं से तो पता लगा, फिर वहां से कहानी निकालो ना कि क्या वो मेरे लिए हो सकता है रेलेवेंट हो। यस, वेरी गुड। नहीं, अब पता है क्या चेक करेंगे? ये नहीं करेंगे कि सही है या नहीं, अब ये देखेंगे क्या वही चीज इस साल वापस तो एप्लीकेबल नहीं है। आप खुद सोचो, आप इस जगह पे होते तो आप ये कहते हैं ना कि एक बंदे ने लास्ट ईयर सही नहीं की तो हो सकता है इस साल भी ना करे। पहले बताओ, बात समझ आती है मेरे बच्चों? हाँ जी, जल्दी बताओ, बात समझ आती है? हो सकता है ना इस साल भी ना करे। यस, बट आई एम सेइंग कि लास्ट ईयर मिस स्टेटमेंट इस साल आइडेंटिफाई हुई नहीं ना भाईजान, नहीं 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 नहीं। भाई मैं साकिब ये कह रहा हूँ, लास्ट ईयर की मिस स्टेटमेंट थी, लास्ट ईयर ऑडिटर केपीएमजी था, वो मिस स्टेटमेंट में ओपिनियन को क्वालिफाई करके चला गया, उसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट से मैंने डाउनलोड की, उसके चैनल से मैंने डाउनलोड की, इसकी वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की कंपनी की, उसमें देखा कि क्वालिफाइड ओपिनियन था। तो लास्ट ईयर की मिस स्टेटमेंट लास्ट ईयर मॉडिफाई हो गई थी, आइडेंटिफाई हो गई थी, उसको मैं देख रहा हूँ अभी कि भाई थी ये मसला। क्या आप लास्ट ईयर की मिस स्टेटमेंट को बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन या क्वालिफाइड ओपिनियन में बयान करते हैं कि मसला क्या था? जल्दी बताओ, वहां से समझ आ जाएगा ना। ऐसा है, आपने सिर्फ ये देखना है उसका करंट ईयर पे इंपैक्ट है या नहीं है। ऐसा ही है। चलो एक और चीज सिखाता हूं आप लोगों को मजे की। ऐसा हो सकता है कि लास्ट ईयर, चाहिए जी, स्कोप लिमिटेशन हो। सही है जी। और स्कोप लिमिटेशन की वजह से क्या आपने हो सकता है क्वालिफाई किया हो? हाँ जी, क्या हो सकता है आपने क्वालिफाई किया ओपिनियन? ऐसा ही है, पर वो प्री डिसेसर ऑडिट करके चला गया, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है आपकी। अच्छा, अब करंट ईयर, करंट ईयर में क्या ऐसा हो सकता है वो स्कोप लिमिटेशन रिमूव हो जाए? हाँ जी,
हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? बच्चों आवाज आ रही है? हाँ जानी, आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके गुड। आई थिंक शायद डिस्कनेक्ट हो गया था ना अभी, ऐसा ही है। अच्छा खैर, हुआ ये कि लास्ट ईयर स्कोप लिमिटेशन थी, इस साल हो सकता है कि वो स्कोप लिमिटेशन रिमूव हो जाए, हो सकता है कि इस साल वो स्कोप लिमिटेशन रिमूव हो जाए। तो क्या इस साल उस चीज का इम्पैक्ट होगा? हाँ जी, इस साल उस चीज का कोई इम्पैक्ट होगा? नहीं। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहले आपके पास एक CWIP आ रहा था जिसका ब्रेकअप अवेलेबल नहीं था, मैनेजमेंट ने कहा यार ये सही है, मिल जाएगा तो बता देंगे। प्रीवियस ऑडिटर ने कहा कि भाईजान मुझे नहीं मिल रहा, मेरे लिए तो ये मटीरियल है, मैंने क्वालिफाई कर दिया। क्या प्रीडिसेसर ऑडिटर ने गलत किया? क्या प्रीडिसेसर ऑडिटर ने गलत किया? हाँ जी, नो, बिल्कुल नहीं किया गलत। बट वही चीज जब इस साल उसने बना के दी तो पिछला भी सही था, ये वाला भी सही था, मैंने दोनों वेरीफाई कर लिए। क्या मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा या अनमॉडिफाइड? हाँ जी, तो उसने तो पूरा सही करके दे दिया ना, पिछला भी मुझे पता था, वो भी सही था, सही स्टेटेड था, पर पिछले ऑडिटर ने तो बेचारे ने तभी मॉडिफाई किया, उसको तो पता ही नहीं था। उसने बोला भाई मैं क्यों रिस्क लूं, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब पता लग गया, तो क्या अब भी नाजायज बात करूंगा, या अब मैं मॉडिफाई करूंगा या अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा? जल्दी बताओ। अनमॉडिफाइड, पहले बताओ, बात क्लियर हो गई? चलें गुड, आगे आगे आगे। ये तो हो गया पहला प्रोसीजर, ये तो हो गया पहला प्रोसीजर कि आपने उसकी रिपोर्ट वगैरह रीड की। दूसरा, क्या आप इवेल्युएट कर सकते हैं, ये लिखेंगे आप, इवेल्युएट वेदर selection of accounting policy is appropriate or not। हमें इवेल्युएट करना है कि सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है या नहीं है। पहले बताओ, ये बात हमने पहले भी की थी, इवेल्युएट करेंगे और रीड करोगे तो इवेल्युएट होगा, तो ऊपर एफएस लिए तो सीक्वेंस में दूसरा प्रोसीजर यही होगा ना। पहले तो बात समझ आती है, जल्दी बताओ, क्लैरिटी है? इसके बाद अब कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि सीधे सीधे हैं और आसानी से मैं भी आपको समझा दूंगा, बहुत फोकस होकर सुनना है आपने, अब आसान है। फिर वो बोलता है कि आपने, अच्छा कहानी में याद करते हैं, सबसे पहले क्या करना है लिख के बताओ, स्पीड में लिख के बताओ, सबसे पहले क्या करना है प्रोसीजर्स में? एफएस लेनी है, रिपोर्ट रीड करनी है, ऐसा ही है। एफएस और रिपोर्ट के बाद आपने क्या देखना है? एफएस और रिपोर्ट के बाद आपने ये देखना है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या सही अडॉप्ट हुई है या नहीं हुई है। अडॉप्शन की बात हो रही है, कंसिस्टेंटली अप्लाइड की बात नहीं हो रही है, अडॉप्शन की बात हो रही है, सही है? वेरी गुड। अच्छा, फिर वो कहता है आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लें। फिर क्या कह रहा है वो? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लें कि कहीं ओपनिंग बैलेंसेस मिसस्टेटेड तो नहीं है। बट कैसे लें वो अभी सिखा रहा हूं, कैसे लें वो सिखा रहा हूं। पहले दो चीजें हो गई ना, अब हम देख रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंसेस मिसस्टेटेड तो नहीं है, ओपनिंग बैलेंसेस पे काम करेंगे अभी। तुम लोग मुझे बताओ, ये जो दो प्रोसीजर मैंने लिखवा है, क्या इस पे मैंने ओपनिंग बैलेंसेस पे काम किया अब तक? तुमसे पूछता हूं, ओपनिंग बैलेंसेस पे काम किया नहीं किया? नहीं किया ना। अभी तो सिर्फ मैंने एफएस लिए हैं, रीड किए हैं, देखा पिछले साल का कोई मसला तो नहीं है। वो तो नोन इशू था, अब तक जो मैंने किया वो तो नोन चीजें हैं। अब मैं किस पे काम करूंगा? अननोन पे, जो मुझे खुद देखना है। पहले बताओ, बात समझ आती है? बात समझ आती है? अब मैं जो खुद करना है उसको देखना है। अब एक एक करके आगे लेके चलता हूं। अब आपने करना यह है कि सबसे पहले अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर कोई था तो क्या आप उसके ओपनिंग बैलेंस के वर्किंग पेपर मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं जाके? जल्दी बताएं। अच्छा होता है ना प्रोसीजर, भाई आप उसके वर्किंग पेपर देख लो। अगर उसके वर्किंग पेपर में कोई भंड निकला तो आपको तो जल्दी पता लग जाएगा कि सबूत इकट्ठा किया या नहीं किया। हाँ जी, ऐसा है। हो सकता है उसने रिकैल की हुई हो, गलत की हुई हो, तो आपको सामने आ जाएगा कि भाई वो तो मिस स्टेटमेंट थी। लीज की वर्किंग आपने देख ली तो आपको वहां से पता लग जाएगा मिस स्टेटमेंट थी, जिसका इम्पैक्ट करंट ईयर पे भी है। सीधी सी बात है। चलें, पहला प्रोसीजर समझ जाते हैं कि आप ओपनिंग बैलेंसेस की वेरिफिकेशन ऐसे कर लेंगे कि आप प्री डिसेसर ऑडिटर के पास जाके उसके वर्किंग पेपर को रिव्यू कर लेंगे। क्लैरिटी है? हाँ जी,
अच्छा दूसरा दूसरा वो ये कहता है कि ये देखो जो ओपनिंग बैलेंसेस थे यानी बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड थे, क्या वही ब्रॉड फॉरवर्ड हुए? मुझे बताओ, कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड में अगर कोई भंड हुआ तो क्या तुम मुझे बताओगे तो क्या मेरे करंट ईयर के एफएस सही होंगे गलत होंगे? हाँ जी, जल्दी बताओ। मिसस्टेटेड होंगे ना। अच्छा इसकी इसकी एक और लॉजिक भी है। आपको पता है ना कि क्लाइंट एक अपना ट्रायल बैलेंस बनाता है, उसमें फिर ऑडिटर एडजस्टमेंट्स करवाता है, ऐसा ही है जिसको हम कहते हैं ऑडिट एडजस्टमेंट्स, ऐसा ही है। वो एडजस्टमेंट्स करवाएगा ऑडिटर, फिर जो एफएस बनते हैं, फिर जो एफएस बनते हैं, सही जी, वो पब्लिश होते हैं, ऐसा ही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर ने जो पिछले साल एडजस्टमेंट करवाई हुई हो वो उसने एफएस में तो पार्क कर ली बट जीएल में पार्क नहीं की, डायरेक्ट डायरेक्ट एंट्री कर दी, यानी एफएस में जो जीएल से उठ के बैलेंस आया एफएस में एंट्री कर दी, जीएल में पार्क नहीं की। तो क्या मेरे बैलेंसेस जो कैरी फॉरवर्ड हुए वो गलत हुए? जल्दी बताओ। हाँ जी, जो मेरे बैलेंसेस ट्रांसफर हुए गलत हुए, यानी एफएस में अलग है और जीएल में अलग है। तो जीएल में अलग है तो इस साल के एफएस भी अलग हुए ना, मिस स्टेटमेंट हो गई ना, वो तो गलती सही नहीं हुई, इसका इम्पैक्ट इस साल भी आ गया। यानी लेट्स से लास्ट ईयर राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट के ऊपर ऑडिटर ने एक मजीद डेप्रिसिएशन बुक करवाया तो आरओयूए कम हो जाना चाहिए था। लिख के बताओ, आरओयूए कम हो जाना चाहिए था क्योंकि एज पर एफएस कम आ रहा है और ट्रायल बैलेंस में ज्यादा आ रहा है जेल में। अच्छा टीवी में ज्यादा क्यों आ रहा है? लॉजिक बताओ, जल्दी बताओ लिख के। टीवी में ज्यादा बैलेंस क्यों आ रहा है, ट्रायल बैलेंस में ज्यादा क्यों आ रहा है? हाँ जी, जल्दी बताओ, ट्रायल बैलेंस में ज्यादा क्यों आ रहा है? जीएल में पोस्ट ही नहीं किया, वेरी गुड, उसने तो एफएस में मार दिया बेवकूफ ने डायरेक्ट। तो अब मुझे बताओ जब एफएस में डायरेक्ट एंट्री मार दी बेवकूफ ने तो आपके जो बैलेंसेस थे वो गलत है। तो मुझे आप एक बात बताएं, इस साल का राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट पे डेप्रिसिएशन फिर ज्यादा आ गया जो कि लास्ट ईयर बुक हो चुका था, ऐसा है। तो कैरी फॉरवर्ड गलत हुआ तो इस साल में स्टेटमेंट हो गई। तो क्या ये सही प्रोसीजर नहीं है कि ये देख लो तमीज से कि क्या बैलेंस कैरी फॉरवर्ड सही हुए या नहीं हुए? पहले बताओ, बात समझ आती है? हाँ जी, determine whether the closing balances of last year have been correctly transferred to current year opening balances। कहानी क्लियर है? हाँ जी, if prior year has been audited by predecessor auditor then we may review the working paper of prior year auditor। ये भी बात समझ आती है, पूरी कहानी सिखा दी, ऐसा ही है। अच्छा फिर वो क्या कहता है, तुम लोग मुझे बताना, सुनना। फिर वो कहता ये है कि बाज औकात आप करंट ईयर पे प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हो ना तो आपको ओपनिंग खुद ब खुद वेरीफाई हो जाता है। मेरी बात फिर सुनना, जब आप करंट ईयर पे प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हो, करंट ईयर पे, नॉट स्पेसिफिकली ओपनिंग, हाँ मैं फिर कह रहा हूँ नॉट स्पेसिफिकली ओपनिंग, जब आप करंट ईयर पे प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हो तो आपको ओपनिंग खुद वेरीफाई हो जाता है। लेट्स से एग्जांपल है, आपने जो है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को टेस्ट करना है, जो ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई थी वो इस साल की सेल्स अगर वेरीफाई करोगे उस ओपनिंग इन्वेंट्री की तो क्या उसकी एनआर भी खुद ब खुद टेस्ट हो जाएगी? तुमसे सवाल है, जल्दी बताओ। हाँ जी, ऐसा है, जल्दी बताओ ऐसा है। तो क्या आपने ओपनिंग को स्पेसिफिकली वेरीफाई किया या करंट ईयर के प्रोसीजर से हो गई? जल्दी बताओ, क्या आप लोगों ने ओपनिंग को स्पेसिफिकली जाके देखा या करंट ईयर के प्रोसीजर से हो गई? जल्दी बताओ, करंट ईयर के प्रोसीजर से, वेरी गुड। अच्छा अब एक और चीज बताओ, एक और चीज बताओ, आपके पास जो ओपनिंग रिसीवेबल है या ओपनिंग पेबल है उसकी कलेक्शन अगर तुम करंट ईयर में देख लो जो तुम्हारा साल है ऑडिट का, क्या ओपनिंग की एग्जिस्टेंस पे थोड़ी सी रिलायंस आती है? हाँ जी, करंट ईयर प्रोसीजर ने बोला देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू परफॉर्म करंट ईयर प्रोसीजर, उससे ओपनिंग भी वेरीफाई हो जाएगा। जल्दी बताओ ऐसा है? हाँ जी, तो वो कहता है कुछ काम ऐसे होंगे। अच्छा चलो एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। हाँ जी, आपने देखा कि कंपनी ने इंश्योरेंस करवाई हुई है अपनी बिल्डिंग की, तो आपने उससे पूछा कि भाई बिल्डिंग की इंश्योरेंस तुमने करवाई हुई है, इंश्योरेंस एक्सपेंस आ रहा है, वो इंश्योरेंस एक्सपेंस कैसे आया? उसने बोला भाई लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने पूरे साल की पेमेंट की थी तो अगले अक्टूबर तक होगी, मानते हो अगले अक्टूबर तक तो होगी ना। उसने इस साल का एक्सपेंस निकालने के लिए, इस साल का एक्सपेंस निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया, उसको पता लग गया ओपनिंग में इतना प्रीपेड होगा।
क्या करंट ईयर से भी आपके ओपनिंग बैलेंसेस वैलिडेट हो रहे हैं? यस सर, बिल्कुल हो रहे हैं। तो कह रहा है देयर इज अ पॉसिबिलिटी यार कि करंट ईयर पे काम करोगे तो ओपनिंग खुद ब खुद वेरीफाई हो जाएगा। और फिर कहता है कि जब ये सारी चीजें कर ली तो आप स्पेसिफिकली ओपनिंग पे भी काम कर सकते हो। अब मुझे बताओ, क्या तुम, जाहिर सी बात है तुम्हारी अपॉइंटमेंट अगर 31 दिसंबर से पहले हुई है, इवन 31 दिसंबर के बाद भी हुई है, तो क्या तुम इन्वेंट्री की काउंटिंग करके वर्क बैक कर सकते हो? जो सेल्स हुई है वो ऐड बैक कर दो और जो परचेजेस हुई है उसको लेस कर दो, वर्क बैक करके इन्वेंट्री को वेरीफाई कर सकते हो खुद काउंट करके। एग्जिस्टेंस, जल्दी बताओ, क्वांटिटी, एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर सकते हो? यस, स्पेसिफिक प्रोसीजर हो गए, स्पेसिफिक प्रोसीजर हो गए, भाई खुद काउंट कर रहा हूं मैं। अच्छा, एक और चीज सुने, क्या आप बैंक बैलेंस को वेरीफाई करने के लिए, बैंक बैलेंस को वेरीफाई करने के लिए ओपनिंग, तुम लोग मुझे बताओ कि बैंक बैलेंस को वेरीफाई करने के लिए ओपनिंग बैलेंस पे कंफर्मेशन भेज सकते हो बैंक को? यानी बैंक को बोलो भाई मुझे बताओ कि साल के शुरू में इसका बैलेंस कितना था, नहीं बताएगा तुम्हें? बताएगा, बिल्कुल बताएगा। सेम इज द केस विद रिसीवेबल, रिसीवेबल्स पे भी कंफर्मेशन भेज सकते हो ना कि 31 दिसंबर पे कितना बैलेंस था। ये हो गए स्पेसिफिक प्रोसीजर। ये तो तुमने करंट ईयर में तो परफॉर्म नहीं किया काम। पहले बताओ, दोनों बातें समझ आती हैं? तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वी कैन परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस एंड कंफर्मेशन, परफॉर्म इन्वेंट्री काउंट, जो मैंने तुम्हें दोनों एग्जांपल दी। पहले बताओ यहाँ तक कहानी क्लियर है बच्चों? जल्दी से मैं इसको क्लोज करूं फिर। अब रिपोर्टिंग है तुम्हारे लिए, एक पेज पे ले आया हूं, ये दी। हाँ जी, जल्दी बताओ। ओके, वेरी गुड। अब आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा। बैंक के ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन, सो बैंक रिकंसिलिएशन एड बैक का भी ओपनिंग वेरीफाई हो सकता है ना, पर लंबी होगी ना। अगर एक कंपनी हजारों ट्रांजैक्शन करती है दिन में तो तुम कैसे करोगे एडलेस? फजूल बात है ना। तो एविडेंस जो आपको इंडिपेंडेंट सोर्स से मिले वो मोर रिलायबल होता है ना, ये तो आप लोगों को भी पता है। क्लैरिटी है? चलें, अब तुम लोग मुझे बताओगे प्लीज। हाँ, खत्म करता हूँ उसको, 2 मिनट में खत्म करता हूँ क्योंकि इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हें बेसिक से उठा के यहाँ ले आता हूँ। यहाँ तक कोई सवाल है? जल्दी बताओ। ओपनिंग बैलेंसेस की वेरिफिकेशन में यहाँ तक कोई सवाल है? बैंक अगर गलत बैलेंस बता दे, या नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? गलत बैलेंस नहीं बताएगा ना। अगर बैलेंस बताया उसमें डिफरेंस है तो क्या वो मिस स्टेटमेंट हो सकती है? लिख के बताएं नुमान। मिस स्टेटमेंट होगी ना, तभी तो भेजा है भाई, मिस स्टेटमेंट होगी ना। क्लाइंट इन्फ्लुएंस कैसी बातें कर रहे हो यार? बैंक कभी भी रिस्क नहीं लेगा। तुम तो फ्रॉड की बातें कर रहे हो ना, फ्रॉड के चैप्टर में आएगा। सही है, ओके डन। अब सुने रिजल्ट्स। अगर अगर तुम लोग मुझे बताओ, ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं हुई तो क्या कोई पंगा है? जल्दी बताओ, स्पीड में खत्म करो उसको। कुछ भी नहीं है? नहीं है? देन तुम लोग मुझे कंक्लूड करके दोगे आगे। अगर मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई, अगर मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई और उसका करंट ईयर पे इंपैक्ट है और वो इंपैक्ट मटेरियल है और मैनेजमेंट सही नहीं करती, कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड, वेरी गुड। परवेजिव है, एडवर्स, इसमें कोई नई बात, इसमें कोई न्यू बात, कोई न्यू बात रिपोर्टिंग में नहीं, वही पुरानी बात है। आगे फिर मैंने कहा आप ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई नहीं कर पाए, तो क्या ये कंसर्न है? क्या ये कंसर्न है? हाँ जी, कंसर्न है, ओके। अगर वो बैलेंस मटेरियल है, अगर वो बैलेंस मटेरियल है, क्वालिफाइड और परवेजिव है, तो सर डिस्क्लेमर। पहले बताओ, बात समझ आती है? क्लैरिटी है? एग्जाम्पल देता हूँ एक है इसकी, कि आपका वेरीफाई नहीं हुआ बैलेंस, आखिरी पे हम क्लोज कर रहे हैं क्लास को। इधर मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग रिसीवेबल आ रहा है और आपके इस साल के आखिर में भी रिसीवेबल वही सेम आ रहा है, आपको ओपनिंग पे सबूत ही नहीं मिला। मुझे एक बात बताओ, जब आपको सबूत नहीं मिल पा रहा ओपनिंग रिसीवेबल के ऊपर कि भाई वो कैसे है, क्या कितना है, इससे ज़्यादा था कम था, तो क्या ये स्कोप लिमिटेशन है? क्या उसका करंट ईयर पे इम्पैक्ट है? यस भाई, करंट ईयर पे वो एक्सपेंस आउट होना चाहिए। ऐसा ही है ना, हट जाना चाहिए ना, पता ही नहीं लग रहा क्या है ये। ऐसा है? क्लैरिटी है मेरे बच्चों? और अगर स्कोप लिमिटेशन परवेजिव नेचर की, आपको पता नहीं किस किस बैलेंस में कुछ भी नहीं पता लग रहा, तो क्या ये परवेजिव नेचर की? यस, तो आप क्या कर देंगे? डिस्क्लेम कर देंगे ओपिनियन। क्लियर है? चलें जी, गुड। पहले बताओ, क्लैरिटी हो गई, 510 समझ आ गया।
अब इसका कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं आता, ये किसी के साथ मिल के आएगा, तो मैंने कहा चलो इस पर भी टिक लगाते हैं, ये भी आयजा कर लेते हैं। पहले बताओ बच्चों, बात क्लियर है? इसके प्रोसीजर्स आपने याद करने हैं, और अगर आयजा है तो उसको रीड कर लेना। सही है, चलें जी, गुड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।